मुझे सिखाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या हमें सीखने की ज़रूरत है और क्या चीज़ बेहतर हो रही है लेकिन हम उसे नेगेटिव वे में ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि मेजर साहब, जब चाइना कुछ करता है तो आप क्या, जैसे चाइना ने अटैक किया या चाइना के साथ आपके बॉर्डर्स पे लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ, तो उस पे आप इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाते जितना आप लोग पाकिस्तान के साथ जाते हैं, ऐसा क्यों है? जी, चाइना के साथ हमारी 1967 के बाद चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इंडिया में 4 किस्म के बॉर्डर हैं। चाइना के साथ जो बॉर्डर है हम उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और 1967 के बाद आप लगा लीजिए तकरीबन 55 साल हो गए हैं आरजू, और 55 साल में एक भी गोली फायर नहीं हुई, सिंगल राउंड ऑफ एमुनेशन फायर नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत थप्पड़ लाद घूसे ये चले हैं बॉर्डर पे, पर फौजें थप्पड़ लाद घूसों में नहीं लड़ती हैं। आर्मीज डोंट फाइट लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं चाइना में भी अंडरस्टैंडिंग है कि इस चीज को एस्केलेट नहीं होने देना। ये होता क्यों है ये भी जल्दी से बताता चलूं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको हम लोग अक्सर क्या होता है मेंटली जोड़ने की कोशिश करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, जो कि 750 किलोमीटर की है पाकिस्तान के साथ, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पहले स्टेट था। आरजू जी, मामला ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो पाकिस्तान के जो माफ कीजिएगा चाइना के साथ है, वो परसेप्शनल है, वो फिक्स नहीं हुई है, वो परसेप्शनल है। चाइनीज अंदर आते हैं, उनको लगता है हम चाइना में ही आ रहे हैं क्योंकि वो क्लेम करते हैं वो टेरिटरी। हम लोग चाइना के अंदर चले जाते हैं क्योंकि हम क्लेम करते हैं। लेकिन जो भी अभी तक हुआ है हमारा चाइना के साथ, मैं भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मैं सर्विस कर चुका हूं, और वहां पे मैंने देखा था, मैं भी करीब काफी दर्जनों बार मैं चीन के अंदर जा चुका हूं। तो उनको हम ड्राई फ्रूट दे देते हैं, बादाम पिस्ते उनको पसंद आते हैं, तो उन्होंने हमें वो कंडेंस मिल्क का डब्बा दे दिया था, मुझे एक बार याद है। और एक चाइनीज जैकेट भी दी थी चाइनीज आर्मी की, वो पता नहीं किसी ने ले ली मुझसे। तो ऐसा मतलब वहां पे बेसिकली 1967 के बाद फायरिंग नहीं हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल में ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल में हर रोज बमबारी होती है, हर रोज वहां किसी न किसी को चोट लगती है, आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी बुरी खबरें मिलती हैं। तो चाइना और पाकिस्तान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है आज। जी बिल्कुल। एजाज, क्या कहेंगे आप कि क्यों ऐसा है? पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम लोग गोलाबारी ना करें और अगर बहुत जरूरत है तो लाते घूंसों से ही काम चला लें? असल में मेरा ख्याल में मेजर साहब ने एक एस्पेक्ट दिया है। एक एस्पेक्ट उसका ये भी है कि जब 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हुआ था, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फैक्शन ऐसा है, बड़े अदब से कहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर भी जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। आप देखिए, मैं नाम लेकर या तो नहीं, मेरा मकसद नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहता मैं, लेकिन एक फैक्ट है कि जिस तरह हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उस तरह हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। और मुझे याद है अच्छी तरह, जब आपको याद होगा कि 1998 में जुलाई में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पर पाकिस्तान में, और लाहौर में उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ यहाँ पर यादगार में दौरा किया था, मीनार पाकिस्तान का। तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आए थे कि अभी आपने दौरा वो क्यों किया और क्यों आपने पाकिस्तान को तस्लीम करने की बात की। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा हिंदुस्तान गलत है, कुछ यहाँ पर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ वहाँ पर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम किसी ज़माने में इकट्ठे रहे हैं। हमारा और हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों का जो रवाज है, जो सोसाइटी है, वो मिलती जुलती सोसाइटी है। थिंकिंग पैटर्न मोहब्बत करने का भी एक जैसा है, नफरत करने का भी एक जैसा है। हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, तो नफरत करते हैं तो वो भी बेतहाशा करते हैं। तो 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो मेरे ख्याल में इस तरह से भी चीज़ों को देखना चाहिए। मैं एक लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या कोई ऐसी बात करूं, लेकिन एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ जो मैं फील करता हूँ ऑनेस्टली। बिल्कुल जी। जी वैभव जी। देखिए, एजाज भाई मेरे बहुत मतलब काबिल एहतराम शख्स है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनके काम से मैं बहुत मुतासिर हूँ, एज अ जर्नलिस्ट भी एंड एज अ ऑथर भी, दोनों तौर पे। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आप, मीनार पाकिस्तान वाजपेयी साहब गए, और ये उन्होंने
साबित किया वहां जाकर के कि हमने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया है। उनके वहां जाने का पर्पस जो था, जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पर्पस था, मीनारे पाकिस्तान पे कोई वो मतलब छोले भटूरे खाने तो नहीं गए थे, और ना ही मीनारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ है कि वो वहां जाकर के उन्होंने फोटो खिंचानी थी। इट वॉज जस्ट अ सिग्नलिंग। उन्होंने बस एक सिग्नल देना था कि हाँ अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मीनारे पाकिस्तान जा रहा है तो उसका मतलब है कि ही हैज एक्सेप्टेड, इंडिया एज अ कंट्री हैज एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जब वो वहां से आए तो पाकिस्तान में उसके बाद क्या हुआ इसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं होता है कि उस मीनारे पाकिस्तान को पानी से धोया गया था क्योंकि वहां पे एक सो कॉल्ड हिंदू जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर था वो गया था, तो इसलिए वो नापाक हो गई थी जगह, तो उसको पानी से धोया गया। तो ये भी उसी तारीख का हिस्सा है। तो इंडिया ने जहां ये जेस्चर दिखाया था कि वो वहां पे गए और जाने के बाद उन्होंने ये बताया कि हाँ हमने एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस, तो उसको वहां पानी से धो करके उस नफरत को भी जाहिर किया गया जो कि उधर से आई, सामने की तरफ से। अगर वाजपेयी साहब यहाँ से गए तो मुशर्रफ ने फिर कारगिल भी किया, और मुशर्रफ ने कारगिल करके ये दिखाया कि सामने से क्या इंटेंशन है। मोदी साहब जब इंडिया से जाते हैं नवाज शरीफ से मिलने के लिए उनकी पोती की शादी में, तो उसके बदले में क्या होता है, मतलब पठानकोट होता है, उरी होता है। तो जब भी इंडिया ने कोई भी जेस्चर दिखाया, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इंडिया ने जो भी जेस्चर दिखाए उसका जो रिटर्न आया है, उसका जो फ्लैशबैक आया है, वो हमेशा किसी न किसी टेररिस्ट अटैक या किसी न किसी डिमीनिंग एक्ट के थ्रू आया है। तो देखिए एक चीज है, और आप जब इंडिया में रेडिकल एलिमेंट्स को पाकिस्तान में रेडिकल एलिमेंट्स को जब आप कंपेयर करते हैं, तो मैं समझता हूं आप तब नाइंसाफी करते हैं जब आप इनको आप एक तराजू पे तोलने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है उसकी भेंट जो है पिछले 10 साल में करीब 50,000 के करीब लोग चढ़ चुके हैं, आपके अपने शहरी। मैं इंडियंस की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। और आपके रेडिकलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, हमारे यहाँ हम लोग इंपैक्ट होते हैं डायरेक्टली। अगर यहाँ पे बनारस में, लखनऊ में, कानपुर में या बैंगलोर में अगर कोई हिंदुत्ववादी या कोई इस तरह के जो बहुत ज्यादा जो रेडिकलाइज नट केसेस हैं, अगर कुछ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं जाता है, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ लोकल शहर, जिला या स्टेट के लेवल तक ही महदूद होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। जी एजाज, जवाब देंगे आप? बिल्कुल। मैं जो बातें इन्होंने कही हैं उनमें से अक्सर पर इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं जरूर बताऊंगा। आपने पहली बात की कि जी मीनारे पाकिस्तान को धोया गया था। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने मीनारे पाकिस्तान को नहीं धोया था। ये ऐसा ही है कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो या मियां नवाज शरीफ जब हिंदुस्तान का दौरा करते हैं तो आपकी जो लोग हैं वो उस जगह को धोते हैं और कहते हैं कि जी हिंदुस्तान भ्रष्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पाकिस्तानी ये कहें कि हिंदुस्तान की सरकार जो कि अवाम को रिप्रेजेंट करती है, विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है, अच्छी है बुरी है उसके सरबराह कोई भी है, लेकिन हिंदुस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करेंगे तो हम उसको यही समझें कि ये हिंदुस्तान के अवाम ने वेलकम किया है। और आपको अगर वाजपेयी साहब को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया था तो पाकिस्तान के अवाम ने किया था, क्योंकि वो पाकिस्तान की अवाम को रिप्रेजेंट करते थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि उड़ी हो गया और फिर कारगिल का भी जिक्र आपने किया। तो देखिए, इस बात पे तो पाकिस्तान की हुकूमत बरतरफ हो गई। आपको पता है इस बात, पाकिस्तान में गैर जमहूरी दौर का आगाज हो गया और पाकिस्तान में जो गैर जमहूरी दौर का आगाज हुआ था उसकी एक बहुत बड़ी वजह खुद कारगिल थी। और ये कंट्रोवर्सी आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ हैं और उनके दरमियान एक इस वाले से कंट्रोवर्सी थी कि कारगिल की इजाजत उन्होंने दी या नहीं दी। ये मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता। आप मेरी बात को मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं, आप पढ़ते लिखने वाले लोग हैं। फिर जो बाद में वाजपेयी साहब और बाद में फिर मोदी साहब जब पाकिस्तान में आए तो देखिए पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि उस तरह से जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, न होने दी गई है। उसकी कुछ डोमेस्टिक वजूहात भी हैं, कुछ इंटरनेशनल वजूहात भी हैं। डिटेल में जाए बगैर आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। और पाकिस्तान की जो जिस तरीके से पाकिस्तान में पार्लियामेंट और जमहूरियत मजबूत होना चाहिए था, नहीं हुआ।
उसका नुकसान हुआ, सिर्फ हमें नुकसान नहीं हुआ, इस पूरे रीजन को भी नुकसान हुआ। और मैं बड़े अदब से कहूँगा, आप मेरे साथ इस पैनल पे मौजूद हैं, मेरे दिल में आप लोगों का एहतराम है। मैं वही बात कि मैं कोई तौहीन वाली बात नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में जब भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल किया गया तो हमारी जो इर्द गिर्द की दुनिया है और इंटरनेशनल दुनिया है, उसने पाकिस्तान के अवाम का साथ नहीं दिया, उसने अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का साथ दिया। तो आपने खुद माना, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि रेडिकलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। आप यकीन करिए, मैं कंपैरिजन में नहीं जा रहा, अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान का नुकसान हिंदुस्तान से या इवन अमेरिका से भी ज्यादा हुआ। और पाकिस्तान का नुकसान का अगर कंपैरिजन करना है तो अफगानिस्तान के साथ आप कर सकते हैं, हमारा इतना नुकसान जरूर हुआ, अफगानिस्तान थोड़ा ज्यादा हुआ, हमारा उनसे कम हुआ, लेकिन हुआ। लेकिन जब आप बात करते हैं मुंबई अटैक की या उड़ी की, या वो यूं इस तरह बात होती है कि जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमतें ये ऑर्डर करती हैं कि आप मिलिटेंट्स को कि वो जाएं और जाके वहां पर अटैक करें, ऐसा नहीं होता, ना ही ऐसा है। पाकिस्तान की हुकूमतें, मैं पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों के हवाले से आपको मुकम्मल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, मैं मुकम्मल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, और मैं डिसऑनेस्टी नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हम मुल्कों के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनका अपना भी एक एजेंडा है, ठीक है, और वो एजेंडा कुछ बाहर के लोग भी आके इस्तेमाल करते हैं उनको, और हम गिरबान पकड़ते हैं एक दूसरे का, हम गाली देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरों की हुकूमत को। कुछ गलतियां हुई होंगी, मैं ये नहीं इस बात को कहता हूँ कि गलतियां बिल्कुल भी नहीं हुई, और कुछ गलतियां आपकी तरफ से भी हुई होंगी जो अगेन आपके कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी तरफ की गलतियां। तो करना क्या है मेरे ख्याल में, जो हम सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ये है कि हम, देखिए आप कितनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, आप लोगों को के बारे में एक तासुर ये है पाकिस्तान के अंदर कि आप लोग एक बिला वजह की पाकिस्तान से नफरत करते हैं। मैं मेजर साहब के हवाले से जो मेरा तासुर था, जब मेजर साहब से बात हो रही है तो बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर पता लग रही है। मैं आपको ईमानदारी से बात बताता हूँ कि जो टीवी चैनल्स हैं, जो टीएलपी के पीछे होते हैं, जो रेटिंग्स के पीछे होते हैं, आपके उधर भी हैं, हमारे इधर भी हैं, उनका काम है कि लोगों को ध्यान दें, लोगों को इल्म दें, अवेयरनेस दें। हम लोगों का काम है कि हम अपने लोगों को अवेयरनेस दें। देखिए, आप और मैं, हम तीनों यहाँ पर बैठ के इख्तलाफ भी एक दूसरे से कर रहे हैं, लेकिन एहतराम के दायरे में रहकर कर रहे हैं। हम अपना नुक्ता भी बयान कर रहे हैं, एहतराम के दायरे में रह के कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके लोग जब आपको सुनेंगे तो वो आपको देशद्रोही या गद्दार या रेबल्स नहीं कहेंगे, अनपेट्रियोटिक नहीं सर्टिफिकेट देंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि जब पाकिस्तान का पढ़ा लिखा आदमी जो हमारी गुफ्तगू सुनेगा, आरजू को और मुझे नहीं इस तरह देशद्रोही करार देगा या हमें गद्दार करार नहीं देगा। हमने इन वॉइसेस को, जो दलील की बातें हैं, जो आर्ग्यूमेंट की बातें हैं, उनको एक्सपेंड करना है। जो कुछ पाकिस्तान की, मैं आखिरी बात करूंगा, जो कुछ पाकिस्तान की हुकूमत करती है उसकी जिम्मेदारी आरजू पे और मेरे पे और सारे अवाम पे नहीं है, और बिल्कुल इसी तरह जो कुछ मोदी साहब करते हैं उसकी जिम्मेदारी आप दोनों हजरात के ऊपर भी नहीं है। बहुत कुछ अच्छा हमारी हुकूमतें भी कर रही हैं और कुछ गलतियां हमारी हुकूमतें भी कर रही हैं, बहुत कुछ अच्छा आपकी शायद भी कर रहे हैं और कुछ गलतियां भी आपकी तरफ कर रहे हैं। हमने अपनी अपनी गलतियों को सुधारना है, सुधार की तरफ ये जाना होगा। लड़ाई कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, एक दूसरे की तौहीन कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता। गलतियां होंगी, ये आपकी तरफ से भी होंगी, हमारी तरफ से भी होंगी, लेकिन ये हल उसी वक्त होगा जब ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा होगी जो लड़ाई को और दहशतगर्दी के रास्ते की बजाय एक दूसरे से बातचीत को, डायलॉग को, मसाइल का हल करें। ये मेरा मानना है। जी मेजर साहब जी, मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने बातें बड़ी अच्छी करी हैं और एट अ सर्टेन लेवल मैं इनके साथ अग्री भी करता हूं, क्योंकि इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे डिसएग्री करा जाए। लेकिन जो सच्चाई है वो मुख्तलिफ है थोड़ी सी। आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, वो 26/11 ऑर्डर करती है।
वो कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वजाद खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। वजाद खान ने अपने इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ से बोला, परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला कि कश्मीर में लड़ने के लिए हमने तंजीमें बनाई। उन्होंने, परवेज मुशर्रफ जो आपके प्रेसिडेंट थे, आपके आर्मी चीफ थे, सरकारी थे, वो गवर्नमेंट ही थी पाकिस्तान की परवेज मुशर्रफ, क्योंकि इलेक्शन तो थे नहीं, 10 साल तक वही थे। उसके पहले, कुछ उसके पहले समय जनरल जियाउल हक थे। तो इन सब की अगर आप खासतौर से इन द लाइन ऑफ फायर पढ़ें या उनके इंटरव्यूज देखें, वो बड़े साफ तौर पे उन्होंने बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो। उन्होंने बोला लश्कर तैयबा हमारा हीरो है। तो वो लश्कर तैयबा, वो ओसामा बिन लादेन जो कि यूनाइटेड नेशंस ने जिनको बोला है कि टेररिस्ट हैं, राइट। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, एज एन इंडियन हमें क्या लगता है। ऐसा है साहब कि हमें ऐसा लगता है कि हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट उसको बोल दिया कि ये टेररिस्ट है। वही हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट बताया, जिस यूनाइटेड नेशंस का आप कश्मीर के हवाले से बोलते हैं कि साहब ये 1947-48 की आप बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन की। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ यूनाइटेड नेशंस की बातें मान लेता है और कुछ बातें नहीं मानता। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहां से आती है। मुझे आपको पता है ना हाफिज सईद अभी किधर है? आपको पता है इस बात का? अभी हाफिज सईद किधर है? जी मैं आपको एक बात बता देता हूँ साहब। नहीं, मैं छोटी सी एक बात, बुरा ना बनाइएगा। हाफिज सईद का जिक्र किया ना, देखिए हाफिज सईद इस वक्त जेल में है। तो ऊपर एक उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने, किसी और ने नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको चार्ज किया है, उनको गिरफ्तार किया है और उनको जेल में भेज दिया है। आप की बातों को मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ऐड कर रहा हूँ कि देखिए आप पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है कि जिसके आर्मी चीफ ने, जनरल मुशर्रफ ने वो बातें कही, जो उन्होंने गलतियां थी उन्होंने मानी। ये आप इस बात को भी इस तरह से भी देखिए। और फिर यही वही पाकिस्तान है जिसने हाफिज सईद को गिरफ्तार किया और हाफिज सईद को आप जेल के पीछे हैं। तो इसको पॉजिटिवली भी देखिए। जी नहीं साहब, इसको हम पॉजिटिवली इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हाफिज सईद कई बार जेल जा चुका है, कई बार जेल से निकल चुका है, पहली चीज। नहीं अलाउ मी टू कंप्लीट सर। मैं थोड़ा सा, अगर आप आरजू ऐसे कैसे होगा? अगर प्लीज 1 मिनट में कंप्लीट कर लेते, फिर आप बता दिएगा। इजाज 1 मिनट मेरे साथ एक आखिरी बात, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं माफी चाहता हूं। हाफिज सईद साहब प्लीज मेरा बात, प्लीज। हाफिज सईद पहली दफा जेल में गए, मैं आपको बता देता हूँ। वो इससे पहले नजरबंद रहे हैं, घर पे रहे, और वो नजरबंद किसी केस पे नहीं, हुकूमत उनको ऑर्डर कर देती थी नजरबंद। ये पहली दफा हुआ है हाफिज साहब को जेल जाना पड़ा है और उनके ऊपर केस अदालत में प्रूव हुआ है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप करिए बात। अब आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, प्लीज आप करिए। नहीं कोई बात नहीं साहब। देखिए आप जिनको साहब बोल रहे हैं, हाफिज सईद को आप साहब, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बाल ठाकरे साहब को भी साहब ही बोलता हूँ, बाल ठाकरे साहब को भी साहब ही बोलता हूँ। सर बाल ठाकरे ने पाकिस्तानियों को नहीं मारा कभी? नहीं, उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने इंडिया में मस्जिद, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में बड़ा रोल प्ले किया। मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। दो चीजें एजाज जी, ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंडिया के बारे में आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए। जो शिवसेना है कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, उसके कई सारे मुख्तलिफ उसके फैसेट्स हैं जो हमारे डिबेट का स्कोप नहीं है, तो मैं वहां पे जाऊंगा नहीं, फिर डिबेट लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा शुरू करी। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, फॉर्मर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ रिकॉर्ड पे है कि हाँ हमने शुरू करी, हाँ हमने तालिबान शुरू करी, हाँ हमने अलकायदा की मदद करी, हाँ ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, पहली चीज। अब उन्होंने बोल दिया, क्योंकि वो दुबई में बैठे बैठे उन्होंने वजाद खान को इंटरव्यू दिया था, दुबई में बैठे बैठे, इंडिया में तो बोला नहीं उन्होंने, तो दुबई में बोला। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान में जो वैभव ने बात करी, अगर इंडिया में कोई कुछ करता भी है, ठीक है, आप जिसको कहते हैं हमारे राइट विंगर्स या जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, आप जो भी नाम देना चाहते हैं, किसी ने ये नहीं बोला कि हम जाके पाकिस्तान में बम फाड़ के ना पाकिस्तानियों को मार देते हैं, ठीक है, आज तक किसी ने बोला नहीं। क्योंकि
हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारी सोच है, वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। दूसरी चीज, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, ये सब आपके पाकिस्तानी पंजाबी हैं, चाहे आप हाफिज सईद को ले लीजिए, मौलाना मसूद अजहर को ले लीजिए, ठीक है। ये कश्मीर में, आप कहते हैं ये जेल में है, चलिए आपने बोला साहब, मैंने आपकी बात मान ली, ये जेल में है, पर इनके भेजे हुए लड़के तो कश्मीर में हैं। इन्होंने फिर वहां पे दहशतगर्दी करनी है। और मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और इससे क्या हुआ है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो तो है, पर आप दो पाकिस्तानी यहां पे बैठे, मैं आपको बताता हूं, आप लोग मानेंगे मेरी बात, पाकिस्तान की जो रेपुटेशन डैमेज हुई है इसकी वजह से, वो इररिपेरेबल डैमेज है। आज की तारीख में अगर अमेरिका आपसे बात कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि आप अमेरिका को कोई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप कोई बहुत बढ़िया चीज अमेरिका को दे रहे हैं, वो अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से उसको पोर्ट बिन कासिम से लेकर तोरखम गेट का रास्ता मिलता है जाने का। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान का, जो अमेरिका की और बाकी फोर्सेस की मजबूरी है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जो कि गोरों को लगता है, और काफी हद तक मैं भी इसमें वो हूं, कि मैं भी मानता हूं ये चीज कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों कह रहा हूं मैं आपको, मुशर्रफ साहब के ऊपर जो अटैक हुआ था, परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने करा था, अपने ही चीफ के ऊपर अटैक करा था, असैसिनेशन का। ये परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है अपने इंटरव्यू में, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं। He said that my own people tried to kill me, not once but twice. 3 अटेम्प्ट हुए थे, 2 तो फौजियों ने ही करे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर फौज में आपका इस लेवल का रेडिकलाइजेशन है, तो हमें क्या पता कि जो न्यूक्लियर वेपन्स एसेट्स को गार्ड कर रहे हैं, वो भी रेडिकल इस्लामिस्ट ना हो, जो तालिबान और अलकायदा की सोच रखते हो। जरूरी नहीं है वो काला मुंह पे मास्क पहन के कुछ करें। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं सर, कि जो पूरा पाकिस्तानी स्टेट कर रहा है, मुझे ऐसी कोई नफरत नहीं है, और पाकिस्तान में एक गलतफहमी भी है काफी, मेरे बारे में काफी मीडिया ने भी कवर करा है, काफी चैनल्स यूट्यूब, मुझे पाकिस्तान के ही दोस्त मुझे भेजते रहते हैं कि ये कह रहे हैं गौरव आर्य ने। देखिए, मैंने जब भी बोला है, मैं आपको बता देता हूं, मैंने कभी पाकिस्तानी सिविलियंस या नॉन कॉम्बैटेंट्स के लिए नहीं बोला। मैं जिनको जानता ही नहीं उनसे मैं नफरत कैसे कर सकता हूं? मैं तो जानता नहीं, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, मतलब ऑफिशियली कभी नहीं गया पाकिस्तान, तो मैं कैसे नफरत कर सकता हूं जनाब? आप सोचें ना कि मैं आपको अगर जानता नहीं तो कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात सही है कि जो पाकिस्तानी फौज है, जो पाकिस्तानी आईएसआई है, लोग कहते हैं मुझसे कि मेजर साहब, मुझे ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं कि आपने सोशल मीडिया पे आप बड़ा जहर उगलते हैं, ये करते हैं। मैंने बोला शुरुआत किसने करी? मैंने बोला आप बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगा। आप मेरे ट्वीट्स देखें, 5 अगस्त 2019 के पहले के ट्वीट्स देखें, और आप उसके, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 5 अगस्त, जिस दिन 370 और 35 से कश्मीर से रिवोक करा था इंडियन पार्लियामेंट ने, उसके पहले के ट्वीट्स देखें और उसके बाद के ट्वीट्स देखें। अचानक 24 घंटे के अंदर आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके आसिफ गफूर साहब ने शुरुआत कर दी। हमें यह दुख हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारा जो एडीजीपीआई है, जो इंडियन आर्मी का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन का सेल है, आप उनके ट्वीट्स देखें, उन्होंने कोई काउंटर नहीं करा। यही मेरी वैभव से बात हो रही थी, और हमने बोला कि अगर हमारी सरकार नहीं करती तो हम लोग तो जिंदा है ना, हम करेंगे। तो हमने शुरू कर दिया। अब लोगों ने बोला कि नहीं, पहले ये लोग ये बोलते थे कि ये तो कुछ नहीं बोलते, इनके मुंह में जबान नहीं है, इनको कुछ आता नहीं करना। फिर जब हमने करना शुरू करा तो बोला मेजर लात बहुत मारता है, ये बात बहुत करता है मेजर इंडिया का। तो देखिए, ये सब बातें हैं ना। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से आती है हिंदुस्तान में, ये बात सच है। हाँ, कश्मीर में लोकल कश्मीरी भी हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। आदिल अहमद डर जो सुसाइड बॉम्बर था पुलवामा का, वो लोकल कश्मीरी था, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कहना कि सारे के सारे पाकिस्तान से आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 1989 के पहले, जो कट ऑफ ईयर हम मानते हैं 1989, उसके पहले कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग होती थी, टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती थी। तो आप एक बात बताइए, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कायमुरीद के में, जैश मोहम्मद बहावलपुर में, उनका मेन लाहौर में, दोनों के घर हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये तंजीमें हैं आपकी। आपने जब जेल में डाला, आप कहते हैं आपने हाफिज सईद को जेल में डाला, आपने किस लिए जेल में डाला? कि इंडिया के खिलाफ टेररिज्म कर रहा है, कि आपने उस चार्ज पे जेल में डाला? अगर आपने उस चार्ज में जेल में डाला है, बाय द वे, अगर हाफिज सईद को कि तुमने हिंदुस्तान में टेररिज्म करी है, इसका मतलब पाकिस्तान मानता है कि उसका एक शहरी है जो कि इंडिया में टेररिज्म कर रहा है।
या तो आप बोल दीजिए कि नहीं साहब, हमने उसको इंडिया के टेररिज्म के चार्ज में नहीं डाला, हमने तो अपने ही अंदरूनी कोई मसले थे जिसके चार्ज में उसको डाला। तो फिर हमें तो वो नहीं मिला ना, वी डिड नॉट गेट जस्टिस, हमें इंसाफ नहीं मिला। आपको अंदरूनी मामले में हो सकता है उसने जेब काट ली, हो सकता है कुछ स्मगलिंग कर लियो या दहशतगर्दी कर लियो, कुछ भी XYZ करो, आपने हिंदुस्तान के मामले में तो नहीं करा। और अगर करा है तो आप बोलिए कि साहब ये पाकिस्तान का शहरी है, इसने हिंदुस्तान में बम धमाके करे, इसने हिंदुस्तानी शहरियों को मारा है। अच्छा मैं सब आपने जितनी भी बातें की हैं ना, मैंने बड़ी गौर से सुनी है। अब आप ये फरमाते हैं कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो बातें की, हाफिज सईद के ऊपर जो बातें की, मैंने आपको बताया भी कि हाफिज सईद साहब गिरफ्तार हैं और हाफिज सईद साहब के ऊपर चार्ज ये है कि वो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। आपने कहा जी हमारी तंजीमें, ये तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली माना हुआ है कि ये तंजीमें हमारे पास थी, फिर पाकिस्तान ने ऑफिशियली इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया हुआ है। मुरीद के का जो जो जिस सेंटर की आप बात कर रहे हैं, उस मुरीद के सेंटर को आप देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने उसका टेक ओवर कर लिया हुआ है। आप जैश मोहम्मद की बात कर रहे हैं, जैश मोहम्मद के सेंटर के ऊपर बात कर रहे हैं, उसका टेक ओवर कर लिया हुआ है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप जरूर तनकीद करिए, लेकिन जहां पर पाकिस्तान ने एक्शन दिया हुआ है, पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, उसका भी जिक्र करिए। ये बिल्कुल मनफी मनफी मनफी, ये अच्छी बात नहीं है। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान की ये पॉलिसी नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। भाई कुलभूषण जाधव यहाँ पर क्या कर रहा था? पाकिस्तान से सिविलियन, तो आप कहते हैं कि दहशतगर्दी मुंबई में पाकिस्तानी मुलव्वस थे, भाई होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई किसने की? पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने मुंबई अटैक का मुकदमा यहाँ पे दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया, उनके प्रोसेस अदालत के अंदर चल रहे हैं, कुछ को सजाएं हो गई हैं, कुछ अभी प्रोसेस में है, किसी ने बेल भी अप्लाई की है, किसी को बेल मिली है, किसी को नहीं मिली। ठीक है, कुलभूषण सिंह यादव इस बात का सबूत है कि भारत हुकूमत की तरफ से आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया रॉ जो है वो अपने ऑफिसर्स को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजती है। ये आपकी कन्फेशन है जो अनडिनाइबल है। फिर आप मुझे और नाम भी पूछेंगे, मैं और नाम भी निकालता जाऊंगा जो पुराने, जिनको पाकिस्तान ने, जिन स्पाइस को पाकिस्तान ने रिलीज किया। आप मुझे बताएं पाकिस्तान के कितने स्पाइस को, पाकिस्तान के कितने अफसर्स को आपने पकड़ा? देखिए आप जब बात करेंगे ना इस तरह की, तो मैं भी आपको इस तरह के रेफरेंसेस दूंगा। हम दोनों के पास बड़े रेफरेंसेस हैं एक दूसरे के खिलाफ देने के लिए। आप मुझे दो देंगे, दो मैं भी आपको दूंगा। मैं ये बात करने का मकसद ये है, देखिए हम एक दूसरे को, आप मुझे दो घूंसे मारेंगे, मैं भी आपको दो घूंसे मारूंगा। मुमकिन है दो ना मार सकूं, एक मार सकूं, हो सकता है आप भी मुझे दो ना मार सके, एक मार सके। तो घूंसे बहुत है हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि घूंसों के अलावा भी हमें बात करनी चाहिए। आप जनरल मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू का हवाला देते हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब ने ये बातें की। भाई ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी है कि हमने कुछ गलतियां की और उन गलतियों को सुधारने के लिए, आप देखिए 16 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान में, 2014 को पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, आपके हिंदुस्तान में इसका 10% नहीं हुआ हुआ। आपको पता है पाकिस्तान के स्कूल में बच्चे शहीद कर दिए गए, बच्चे, मासूम टोडलर्स, एंड दे वर किल्ड बाय द मिलिटेंट्स, दे वर किल्ड बाय द टेररिस्ट। और उसकी भी जब तहकीकात हुई तो ये तहकीकात में ये बात आई कि अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया का कोई एलिमेंट भी था। ये बात अभी चूंकि पब्लिक नहीं, मालूमात अभी पब्लिक नहीं आई, इसलिए मैं इल्ज़ाम कोई नहीं लगाता हूँ, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ही मुलव्वस थे। ये बातें कुछ आई थी इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में आया। इशू ये है कि आप जब पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के थिंकिंग के ऊपर डाउट करेंगे तो हमारे यहाँ से भी लोग आपके ऊपर और आपकी थिंकिंग के ऊपर डाउट करेंगे। आपने पाकिस्तान के एक ही सांस में पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी डाउट कर दिया। मैं अब आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में एक इदारा है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक जो एसेट्स हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं डिफरेंट मुल्कों के, उसके ऊपर निगरानी करता है ये इदारा। और इस इदारे के इंस्पेक्टर्स
दुनिया के हर उस मुल्क में जाते हैं जहां पर न्यूक्लियर आर्म्स मौजूद होते हैं। अभी पिछले दिनों इनकी डेलीगेशन पाकिस्तान में आई थी और उन्होंने पाकिस्तान को सर्टिफिकेट किया, सर्टिफाइड किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जितने मजबूत और बेहतरीन प्रोटेक्शन में है उतने शायद और कहीं में नहीं है। ये रिकॉर्डेड है, आप चेक कर लीजिए, इस बात को आप चेक कर लीजिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। तो देखिए न्यूक्लियर आर्म्स आपके उधर भी हैं, वहां पे भी मिलिटेंट्स मौजूद हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स मौजूद हैं, हमारे यहाँ भी मौजूद है न्यूक्लियर आर्म्स और उनकी सिक्योरिटी भी मौजूद है। एक दूसरे पे सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट के लिए हम एक दूसरे को नीचे नहीं ला सकते। अब मेरे ख्याल में मेरे साहब हम दोनों आपस में बड़ी बातें कर रहे हैं, ये भाई जी को भी वैभव जी से मैं पूछती हूँ। जी वैभव जी जी आप रिप्लाई मैं बस एक मिनट अगर ले लूं फिर मैं इन्होंने जो बात करी थी दो बातें करी थी। पहली बात तो कुलभूषण जाधव की, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आवाम मान चुका है क्योंकि हमारे कोर्ट्स ऐसे फंक्शन नहीं करते और दुनिया में कहीं पर भी अदालतें ऐसे नहीं चलती जैसे पाकिस्तान में चलती। पहली बात, आपने उसको सिविलियन कोर्ट में नहीं, आपने उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करा। मिलिट्री कोर्ट क्या होती है मुझे नहीं पता, मैं आर्मी का हूं, मुझे आज तक नहीं पता लगा मिलिट्री कोर्ट इज मेंट फॉर द मिलिट्री, इट इज नॉट मेंट फॉर सिविलियंस। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने कुलभूषण, मैं ये अभी इस वक्त मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि उसको ईरान से किडनैप करा था। पहली बात, मैं वो बात नहीं करूंगा। मैं 3 बातें बताता हूं कुलभूषण के बारे में, ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बनाई थी। पाकिस्तानी खुद सोचें, एक बार खुद दिमाग लगा के सोचें कि कुलभूषण जाधव, जो जाधव नाम है ना, जादेव नहीं है एक्चुअली, आप लोग नाम गलत प्रोनाउंस करते हैं। जाधव, कुलभूषण जाधव जो नाम है वो महाराष्ट्रियन नाम है। अगर हमें जासूस भेजना भी होता पाकिस्तान में तो हम पंजाबी स्पीकिंग भेजते, उर्दू स्पीकिंग भेजते। महाराष्ट्र, आपने कभी कुलभूषण जाधव को सुना हिंदी बोलते हुए? साफ पता लगता है वो महाराष्ट्रियन है। वो तो उर्दू बोलेगा, हिंदी बोलेगा, 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि ये बाहर का बंदा, यहाँ का है नहीं लोकल। एक मिनट सर, अलाउ मी सर, अलाउ एक मिनट सर, उर्दू सब बोल लेते हैं ना, क्योंकि उर्दू एंड हिंदी बहुत सिमिलर है। उर्दू के अपने वर्ड सिर्फ 100-150 वर्ड्स हैं उर्दू के। उर्दू में तो तमिल और तेलुगु के भी वर्ड्स हैं, उर्दू में आपके फारसी के भी वर्ड्स हैं। तो उर्दू तो हम जो बात कर रहे हैं, आप अगर मैं वैभव से पूछूंगा, वैभव ये कहेंगे आप हिंदी बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा आप बोलेंगे उर्दू बोल रहे हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आपने कुलभूषण जाधव के बारे में बात करी। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में बोला कि साहब उसका इकबालिया बयान की 0 वैल्यू होती है वर्ल्ड के कोर्ट्स में। अगर मैं इकबालिया बयान, आपने मुझे मार के, अगर आपने मुझे दुम्बा बना दिया और आपने बोला कि नहीं गौरव आर्या तुम रॉ के एजेंट हो, तो मैं दर्द कम करने के लिए बोल दूंगा यार मैं रॉ का एजेंट हूं। ये प्रूफ किसी भी इंडियन कोर्ट्स में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी दुनिया की कोर्ट में इसको प्रूफ मानते ही नहीं। जिसको पाकिस्तानी सबूत मान रहे हैं, इसको कोई भी दुनिया की जो कंट्री है डेमोक्रेटिक, वहां पे सबूत माना ही नहीं जाता। आप कह रहे हैं उसकी जेब से पासपोर्ट मिला, मैं ये कहता हूं अगर मैं वकील होता कुलभूषण का, मुझे तो कुलभूषण के वकील का नाम भी नहीं पता, अगर उसको वकील दिया हो तो, अगर मैं होता मैं कहता साहब आपने प्लांट करा है, पासपोर्ट है ही नहीं इसका, आप प्रूव करिए इसका पासपोर्ट है। अब आपने जो बात करी न्यूक्लियर एसेट की, कि आपने बोला कि साहब बाहर की एजेंसी आई थी और उसने न्यूक्लियर एसेट्स को पाकिस्तान के बोला था कि बिल्कुल सेफ है। जरूर कहा होगा, जरूर आई होगी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर AQ खान कौन है? आपने डॉक्टर AQ खान को हाउस अरेस्ट में क्यों रख रखा है? क्योंकि पाकिस्तान से प्रोलिफरेशन हुआ था। नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी बेची थी और मटेरियल बेचा था, इसीलिए मुशर्रफ ने जेल में डाला। आज की तारीख में वो बंदा हाउस अरेस्ट में है। उसका पिछले महीने बयान आया था AQ खान का कि मेरे ऊपर ये कर रखा है। तो देखिए, आज की तारीख में आपने फॉरेन एजेंसी के लिए ठीक कर दिया कि वो लोग आ रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए, गेरू चुना जिसको हम फौज में कहते हैं, उताई करके फिट कर दिया उसको। सच्ची बात यह है कि AQ खान है कौन, आप दुनिया को बताएं। 2 अब्दुल मिले थे, उसका भी नाम अब्दुल है ना, AQ खान का अब्दुल समथिंग खान, अब्दुल कदीर खान। दो अब्दुल मिले थे, एक हिंदुस्तान को मिला था, एक पाकिस्तान को मिला था। हमारा जो अब्दुल कलाम था, हमने उसको सर पे बैठाया, देश का राष्ट्रपति बनाया और उसको इतनी इज्जत दी। वो भी हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, हमारे प्रेसिडेंट थे। और आज की तारीख में सिर्फ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स नहीं, हिंदुस्तान का एक एक शहरी डॉक्टर कलाम को सैल्यूट करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट करे, उनसे पहले भी 74 में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट हो चुका था जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाया। नेशन रिस्पेक्ट्स AQ खान, वो हीरो है हमारा।
और जिसने आपके लिए मिसाइल बनाई आपने उसको जेल में डाल दिया क्योंकि उसने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करा था। वैभव अब आप बोलिए, मैंने बोल दिया जो मैंने बोलना था। पॉइंट ले लूं फिर एजाज आपकी तरफ आऊंगी। जी वैभव। नहीं, ये यार चूंकि एजाज जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे,